महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, सरदार बिस्मिल, कुंवर सिंह, भगत सिंह और न जाने ऐसे कितने लीडर्स जिन्होंने अपने देश और देशवासियों के लिए कितने बलिदान दिए। पर कितनी अजीब बात है ना ये, कि स्वतंत्रता जिसके लिए अंतिम समय तक सब लोग मांग करते रहे और लड़ते रहे, लेकिन ना तो स्वतंत्रता की कोई फिक्स डेफिनेशन थी सबके लिए, ना ही लड़ने वाले लोग एक जैसे थे, लेकिन लड़ सभी एक चीज़ के लिए रहे थे। हाय, दिस इज़ मी अमृता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरी स्टोरी क्या है और बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप स्वतंत्रता के लिए क्या समझते हैं? क्या होती है फ्रीडम? वेल, आप मुझसे अच्छे से बता सकते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ भी कि आपने सब कुछ अच्छे से प्लान कर लिया और बस तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन एंड मोमेंट पे आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि लेट नाइट पार्टी में नहीं जाना, चाहे वो किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी हो, चाहे न्यू ईयर पार्टी हो। कैसा लगता है? मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। एक बार मेरी पड़ोस वाली आंटी, अरे ओ आंटी वाड़ी, ये यूट्यूब है, तेरा स्कूल नहीं है। अगर आंटी को पता चल गया ना तो पिछली बार की तरह थापा पिटाई हो जाएगी। हाँ ठीक है। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सभी लोगों का मानना कि स्वतंत्रता क्या है वो अलग अलग है। यानी कंफ्यूज हो गए ना? स्टेटमेंट चेंज करते हैं। देखिए, जो भी लोग भारतीय संघर्ष काल में अपना योगदान दे रहे थे, उन सब के लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग था। जैसे उस टाइम ये देखते हैं पहले कि किन किन लोगों ने भाग लिया था। जैसे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, किसान, जनजातियाँ और अलग अलग वर्ग के लोग। खासकर गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो गांव के लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। अब देखिए, जो किसान लोग थे उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या था? उनके लिए था कि वो अपने ज़मीन पर खुलकर खेती कर सके और उनको आज़ादी चाहिए थी ज़मींदारों से। ऐसे ही जो महिलाएं थी, उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब ये था कि जो भी समाज में उनको आज इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा या स्टेटस नहीं है उनका, वो चेंज हो और उन्हें इक्वल सम्मान मिले। जितने भी नीति आयोग है या डिसीजन मेकिंग है, उन सभी में उनका योगदान रहे। घर में उनको पूरा सम्मान मिले, पति से और पूरे फैमिली मेम्बर्स से, और उनके घर के कामों को इम्पोर्टेंस दी जाए। तो कुछ ऐसे थे महिलाओं के मानना कि उनको पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन सब चीज़ों को झेलने से मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही जो जनजातियाँ थी, उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि जो भी शहरी लोग हैं जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनसे उनको आज़ादी मिले। ऐसे ही जो वर्कर्स थे उनके लिए अलग था मतलब इसका। ऐसे ही अलग अलग समाज के वर्ग का मानना अलग था फ्रीडम को लेके। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें तसल्ली दी कि आप इस संघर्ष में अपना योगदान दें और आगे चलकर हम आपको आपके सारे राइट्स और आपकी सारी फ्रीडम देंगे। इसीलिए जब हम नेशन की डेफिनेशन को देखते हैं तो नेशन यानी मुल्क यानी देश, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो एक ही भाषा बोलते हो, एक ही कानून चलता हो, एक ही जाति हो, वहाँ पर एक ही धर्म को फॉलो करते हो लोग, और एक ही संस्कृति हो और एक ही झंडा हो, ये बनाता है एक नेशन, मुल्क, देश को। लेकिन जहाँ हम भारत की बात करते हैं, भारत में ना तो कोई एक भाषा है, ना संस्कृति एक है, ना ही जातियाँ एक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में पुराने कानून से तो काम चलने वाला नहीं था। इसलिए हमें एक ऐसे सरकार और कानून की ज़रूरत थी जो कि इन सब को साथ में लेकर चले और सबको एक जैसा सम्मान मिले, ताकि ये सब मिलकर विकास की सीढ़ियों को चढ़ पाए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बनाया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें थे 1,45,000 वर्ड्स, एंड फिर यह बना द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि किसी देश की स्वतंत्रता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। उसका यही कारण है। इसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हैं? प्रियम्बल, राइट? प्रियम्बल क्या होता है?
प्रियम्बल प्रियम्बलस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। ओके, तो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, या कह लो एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, या लोग इसे ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। जैसे आप हाउसेस बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट देखते हैं, तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है प्रियम्बल को। या कई लोग इसे ओवरव्यू भी बोल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो प्रियम्बल में देख सकते हैं आप कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। अच्छा, तो प्रियम्बल में से कौन कौन सी चीज़ें हमें पता चलती है? प्रियम्बल बताता है एम को, कि एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल्स, उसके एस्पिरेशन, उसके प्रिंसिपल, इन सब को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसके बाद देखिए, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उसमें टोटल आर्टिकल्स थे 395, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे। ठीक है, एंड जैसे हमने डिस्कस किया 1,45,000 वर्ड्स थे। लेकिन 103 अमेंडमेंट्स के बाद, यानी बदलावों के बाद, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। और अभी तक पार्लियामेंट में जितने अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है वो है 126, जिसमें से 103 अमेंडमेंट्स ही पास हो पाए हैं। अब ये अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत क्या है और क्यों है, और इसकी कितनी लिमिट्स है कि गवर्नमेंट कितना इसको अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। अब प्रियम्बल में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो हम सब ने मिलकर बनाया है। उसके बाद आते हैं हमारे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, जैसे कि सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव, कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आता है डेट, यानी कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, दैट इज़ 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। और कब इनैक्ट हुआ था ये डेट नहीं है, बट ऐसे बता रही हूँ, 26 जनवरी 1950। अब देखिए, जो प्रियम्बल में हम सबसे पहले हमने बात की थी दैट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आया था वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जैसा हमने बात करी, ये बताता है किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है वो दिसंबर 1947 से शुरू हुआ था? नहीं, इसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ 1857। उसके बाद में हमें बहुत अच्छा मौका मिला था खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को एंजॉय कर रहे हैं 1950 से, ये 10 साल पहले भी कर सकते थे। कैसे? देखिए, जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, यानी स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे इन द 1919 ईयर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसने एक कमीशन बनाई इसके बेसिस पर, वो थी साइमन कमीशन, वो बनी 1929 को। उसमें ये था कि जो कमीशन बनाई गई है वो सजेशन के लिए था कि तुम इंडिया जाओ और वहाँ देखो कि कौन कौन से प्रोविजंस की ज़रूरत है वेलफेयरिंग के लिए। अब इंडिया लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अब तुम प्रोविजंस बना रहे हो इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया के ही कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो इंडिया की क्या ज़रूरतें हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, उन्हें क्या चाहिए, ये सब कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा उन्हें कि असली ज़रूरत क्या है? इसीलिए उन लोगों ने इनका विरोध किया और गो बैक साइमन के नारे से अपनी बात रखने की कोशिश करी। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने उन लीडर्स को कहा कि तुम एक काम करो, कि तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो जिसमें हर एक सेक्शन इंडिया का सेटिस्फाई हो जाएगा, तो तुम एक रिपोर्ट तैयार करो जिसको कि हम अपने रिपोर्ट में ऐड कर लेंगे। तो उन्होंने ये बात स्वीकार ली और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, और फिर बनी एक रिपोर्ट जिसका नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। लेकिन उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी? कंट्रोल तो अभी उन्हीं का चल रहा था,
उन्हीं सेक्रेटरी का चल रहा था जिनका नाम था लॉरेंस डुंडास। अब ये बात आप खुद सोचिए कि कमीशन कि इसके अंदर तो हम लोगों ने विरोध किया कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो तुम कैसे समझोगे कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि जो इंडिया में रहता है वही बता पाएगा ना। अब देखिए, ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था वो रहता था ब्रिटेन में, और उसने अपने वॉइस रे को इंडिया में भेज रखा था बताने के लिए कि इंडिया के लिए बताओ कि क्या चाहिए। अब कोई बाहर बैठ के कैसे रूल कर सकेगा जिसको पता ही नहीं है कि इंडिया में चल क्या रहा है और क्या चाहिए उनको और किस हालत में गुजर रहे हैं, कैसे उनकी इन हालातों को सुधारा जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तो देख लिया था कि ये बहुत ही प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ द लाइफस्टाइल जीते हैं, और ये बहुत ही लोकलाइज सेंटर है इनका, पूरा प्रिमिटिव कल्चर है इनका, कोई अच्छे से इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रखी। ये तो देख लिया कि हम अनडेवलप्ड है, लेकिन उनको ये कैसे बताएं कि एक्चुअल में ज़रूरत कैसे होगी, क्योंकि जब बात इसकी आती है कि हमें ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रूल कर रही थी तो हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशंस के पास में उन्होंने एक ऑफिस बनाया जिसका नाम रखा रिकॉर्ड ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ऑफिस, जिसमें कि जो भी जैसे पुलिस स्टेशन है उसके पास में एक ऑफिस बनाया, जो भी चीज़ें हो रही हैं कि इसको ये चीज़ बोली गई, इसका ये हुआ और ये प्रोविज़न निकाला गया, ये कुछ हुआ, वो सब उसमें लिख दिया गया। लेकिन उनके सोर्सेज के मुताबिक वो ऐसा सोचते थे कि इनका जो कल्चर है बहुत ही प्रिमिटिव सा है और इसको चेंज करने के लिए वो अपना कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया के अंदर। इसीलिए आपने देखा होगा कि एजुकेशन सिस्टम में भी उन्होंने अपना वेस्टर्न एजुकेशन डाला। तो आप खुद बताइए, जो इंडिया में रहता नहीं है, जिनकी जन्मभूमि इंडिया नहीं है, तो वे कैसे वो अपने लोगों को सर्व करेगा? नहीं करेगा ना। वो बस इंडिया को रूल कर सकता है लेकिन इंडियंस को सर्व नहीं कर सकता। ऊपर से निकल रहा है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए। ये भारत है, यहाँ जो सब छोड़कर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। ये राजमहल, ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाते हैं। झांसी के लोगों का प्यार, उनका विश्वास मुझे रानी बनाता है। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करने के लिए चाहिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर मैं इसको कहूँ कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जो शुरू में बात की थी आर्टिकल्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में, ये क्या चीज़ें होती है। देखिए, प्रियम्बल के बाद स्टार्ट हो जाते हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में लिखा होता है जो भी चीज़ें प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स होती हैं वो सारी चीज़ें लिखी होती है, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स जिसकी भी हम बात कर रहे थे, प्रियम्बल बात कर रहा था, वो सब चीज़ें आर्टिकल्स में लिखी होती है। अब ये आर्टिकल्स को स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ आर्टिकल एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उनको फिर एक ही ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही जो भी आर्टिकल किसी के भी रिलेटेबल होंगे वो उसी ग्रुप के अंदर उस आर्टिकल को रख देंगे। इसी तरह से हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में अरेंज किया गया है। इसीलिए जो भी आर्टिकल्स है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले हमने बात की थी कितने पार्ट्स थे, 22। उसके बाद जैसे हमने बात की अमेंडमेंट्स के बाद यानी बदलाव के बाद ये बढ़कर हो गए हैं 25 पार्ट्स, और उनके अंदर आर्टिकल्स भी। अब देखिए, बात करते हैं शेड्यूल्स की। देखिए, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम उसको भी आर्टिकल्स के अंदर रख देते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए और सिंप्लिसिटी डालने के लिए इनको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया। ऐसे ही शेड्यूल्स में हम जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको रखते हैं, जैसे कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इन सब के बारे में, यानी आप कह सकते हो लिस्ट। जो भी लिस्ट है वो शेड्यूल्स में रखे गए हैं। तो इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें दिखने को मिलती है। आपने ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि जब आप बुक में देखते हैं तो लास्ट आर्टिकल आता है 395, और हमने अभी तक डिस्कस किया कि अमेंडमेंट्स के कारण आर्टिकल बढ़कर हो चुके हैं 448। तो ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई अमेंडमेंट होता है तो मान लो कोई नया आर्टिकल हमें ऐड करना है, तो जो भी आर्टिकल जिस भी ग्रुप के रिलेट होगा हम उस ग्रुप के अंदर रखेंगे, यानी उस पार्ट के अंदर रखेंगे, और ये ग्रुप्स कहलाए जाते हैं पार्ट्स।
तो हमें अगर नया आर्टिकल इंसर्ट करना है तो हम उस ग्रुप को, उस पार्ट को देखेंगे जो बहुत रिलेट करता होगा उस आर्टिकल से जिसको हमने ऐड करना है। तो मान लो मुझे लगा कि पार्ट 3 सबसे रिलेटेबल है इस आर्टिकल से जो कि मैं इंसर्ट करने वाली हूँ, तो मैं रखूँगी पार्ट 3 के अंदर। और फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 में आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35। तो अगर मुझे 21 के बाद रखना है तो मैं क्या करूँगी कि 21A लिखूँगी। ऐसे ही अगर मुझे और इंसर्ट करना है तो 21B लिखूँगी, फिर 21C, ऐसे करते करते 21Z तक जाएगा। अगर मुझे 21A और 21B के बीच में रखना है तो आएगा 21AA, फिर 21AB, ऐसे करते करते जाएगा 21AZ तक। तो इस तरह से हम बीच में अमेंड करते हैं। जो राइट टू एजुकेशन वाला है उसमें आप देखोगे कि 21A आता है जो कि 86 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। इसका मतलब हमने इसको बाद में इंसर्ट किया था। तो इसी वजह से जो हम अपना लास्ट आर्टिकल देखते हैं वो 395 रहता है, बल्कि पूरे आर्टिकल्स जो अभी तक हैं वो है 448। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो टू रिजिड है ना टू फ्लेक्सिबल है। टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हमें समय अनुसार जैसी भी नीड्स रहती है उसे अनुसार हमें इसमें जो भी बदलाव करने होते वो हम कर सकते हैं, चाहे इसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो तो वो, और अगर कुछ चीज़ निकालनी हो कॉन्स्टिट्यूशन से तो वो भी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि प्रियम्बल क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है यानी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, वो हमने कवर कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में पूछा था वो ये था कि किस हद तक अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट कर सकती है, यानी क्या गवर्नमेंट चाहे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर सकती है? ऐसा नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद कुछ सालों तक ये प्रॉब्लम चली थी। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर 2 में वो आते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये दोनों चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल लॉज होते हैं, वो बेसिक राइट्स को बताते हैं और साथ ही इसको कहीं कहीं बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में इसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिक चीज़ें होती है जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। इस तरह के जो बेसिक राइट्स है वो दे रखे होते हैं फंडामेंटल राइट्स में। साथ ही ये जो राइट्स होते हैं ये जस्टिसेबल राइट्स होते हैं या फिर इन्फोर्सिएबल राइट होते हैं, यानी अगर किसी को लगता है कि उसके राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स खंडित हो रहे हैं या फिर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको कोई हानि हो रही है, खतरे में है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाकर या हाई कोर्ट जाकर गुहार लगा सकता है कि मेरे राइट्स को प्रोटेक्शन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके बात को सुनेगी, उसके बाद आदेश देगी स्टेट को, और स्टेट ये इंश्योर करेगा कि उसके जो भी प्रॉब्लम है या फिर उसके जो भी राइट्स जो अंडर प्रोटेक्शन नहीं थे उसको इन्फोर्स किया जाए। फिर हम आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब ये जो है ये जनता के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। शुड बी वाला जो पार्ट आता है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ये है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है और अनइन्फोर्सेबल है, इसीलिए इस मामले में कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं कहा कि तुम्हें करना ही करना है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हम इतने सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल डेवलप नहीं थे कि हम कुछ ऐसे राइट्स जैसे राइट टू एजुकेशन उसको भी अपने फंडामेंटल राइट्स में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो भी ऐसे राइट्स जो बहुत ही ज़रूरी थे वो डाल दिए फंडामेंटल राइट्स में, और जो भी राइट्स उनको लगे या जो भी चीज़ें उनको लगेगी कि आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे साथ ही साथ गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती रहेगी, उसको डाल दिया हमने यूनाइटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो जैसे अभी मैंने बात करी कि राइट टू एजुकेशन, उस टाइम पे हम इतने सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप नहीं थे कि राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बनाते, इसीलिए इसको फिर बाद में गवर्नमेंट ने जैसे है कि हमें लगा कि हमने अच्छा डेवलपमेंट किया है, उसके बाद में इसको फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, अगर उसको लेकर उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है,
तो फिर गवर्नमेंट इसको भला क्यों फॉलो करे? तो इसका आंसर ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं और कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो हमेशा यही सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए कि अगली 5 साल बाद भी हम ही पावर में आए। इसलिए ये जो मेजर्स होते हैं ये इनके फॉलो करने मजबूरी बन जाती है, क्योंकि अगर तुम अच्छी पॉलिसीज़ नहीं लाओगे, अच्छे डिसीजन नहीं लोगे और वीकर सेक्शन या किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हारे अगले 5 साल बाद आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि जो डीपीएसपी में दिया गया है उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करे, और इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे वो मजबूर होती है। अभी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनकी जिम्मेदारी ये होती है टू इंश्योर द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स है वो इंश्योर करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को। अब कंफ्यूजन आती है दो चीज़ों में। देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक तरफ 13 और 32 राइट्स फंडामेंटल राइट्स में ये लिखा गया है कि कभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है या तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स खतरे में है तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहीं दूसरी ओर 368 आर्टिकल में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कैसे भी किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ अमेंड करती है, उसमें बदलाव लाती है, किसी चीज़ को हटाती है, तो फिर 13 और 32 वाले आर्टिकल्स को तो आप प्रमोट ही नहीं कर पाए, उसको सिक्योर ही नहीं कर पाए, उसमें खरे ही नहीं उतर पाए आप, क्योंकि आपने तो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर ही नहीं किया। जैसे 44 अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन उठा था कि गवर्नमेंट ने डीपीएसपी को प्रमोट करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि फंडामेंटल राइट था, उसको हटाकर लीगल राइट बना दिया। तो लोगों ने इसके ऊपर बोलना स्टार्ट कर दिया, उसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये डीपीएसपी बीच में कहाँ से आ गया? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि डीपीएसपी में कुछ पॉजिटिव मेजर्स लिखे गए हैं स्टेट को जो कि लेने चाहिए। अब 39B और 39C में ये लिखा हुआ है कि राज्य को यानी स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको ख़त्म करे, यानी यहाँ पे मार पड़नी थी ज़मींदारों पे। अब देखिए, जो नेहरू जी थे ना, वो सोशलिस्ट माइंडसेट के थे। वो बिलीव करते थे कि जो लोअर सेक्शन है उसको कैसे उठाया जाए, इसीलिए उन्होंने लोअर सेक्शन के लिए काम किया। तो आप खुद बताइए, जब तक ज़मींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन रहेगी तो वो लोअर सेक्शन को कैसे बांटेंगे, कहाँ से लाएंगे ज़मीन? इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि जो भी ज़मींदारों के पास ज़मीन है उनको एक लिमिट तक कर दिया जाए, यानी तुम 25 हेक्टेयर तक रख सकते हो, उसके बाद वाली जो भी ज़मीन होगी वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास आ जाएगी और फिर उस लैंड को वो लोअर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बात ध्यान रखना कि डीपीएसपी जो है वो गुड मेजर्स है। ऐसे जैसे किसी की लैंड ले रहे हो तो गवर्नमेंट उसको खुद अपने पर्सनल के लिए यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन वो सोसाइटी के लिए, मतलब लोगों के लिए ही किसी की ज़मीन लेकर उसको दे सकती है। तो जब ये बात ज़मींदारों तक पहुंची तो वो सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गए, और ऐसा ही केस हुआ जब एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लाने की कोशिश की गई। जो लोअर सेक्शन थे या फिर ऐसे लोग जिनको कि इतनी एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन की नहीं हो पा रही थी, इतनी उन्हें एजुकेशन में एडवांसमेंट नहीं मिल पा रही थी, उन्हें वो रिजर्वेशन देने की सोच रहे थे और ऐसा किया भी। लेकिन उसके बाद वही चीज़ कि क्योंकि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है और फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, तो ऐसे जर्नल लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे ये बोलने के लिए, देखो हमारे फंडामेंटल के साथ फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू करते तो करते क्या, अब इस बात को देखते हुए स्टेट का भी प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ने लगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जैसे हमने सोचा था कि हमको ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि फ्रीडम सबके लिए अलग अलग, फ्रीडम का मतलब सबके लिए अलग अलग था, तो उनकी जो मांगे थी वो पूरी ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि फंडामेंटल राइट बीच में आ रहा था। हालांकि ये गुड मेजर था सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके खिलाफ ये डीपीएसपी जा रहा था उनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी, और ऐसे करते करते बहुत सारे केसेस हुए, जैसे कि शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और आखिर में जाकर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में ये चीज़ डिसाइड की गई क्योंकि प्रॉब्लम ही यही आ रही थी
कि फंडामेंटल राइट को फॉलो करें, यानी आर्टिकल 13 और 32 को फॉलो करें, या फिर आर्टिकल 368 को फॉलो करें। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हटा दिया था, अभी तक हटा हुआ है, तो अगर ऐसा केस, ऐसा जजमेंट सुनाया गया था, तो फिर वो अब क्यों नहीं लागू हो रहा? वो इसीलिए क्योंकि इस केस के, इस जजमेंट के बाद लोग अब पुराने केसेस को भी चैलेंज करने लगे थे। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इससे पुराने वाले केसेस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अब से और आगे से ये चीज़ अप्लाई होगी। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम आए, उस चीज़ में वो अमेंड कर सकती है। और अमेंड कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। ज़्यादातर अमेंडमेंट्स हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में, क्योंकि इंदिरा गांधी को ये पता था कि वो इतनी पॉपुलर नहीं है और पॉपुलर होने के लिए उसको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब तक मैं वीकर सेशन के लिए काम नहीं करूँगी, तब तक समाज में कुछ बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादातर ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए और अमेंडमेंट्स किए, जैसे बैंकों का नेशनलाइज कर देना, पीवी पास को ख़त्म कर देना। ये क्या होता है? देखिए, उस टाइम पे जब आप क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रहा था, तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट को ये ऑप्शंस दिए गए थे कि या तो तुम इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लो या अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लो। तो सभी लोगों को इस बात से खुश नहीं थे कि हमने स्ट्रगल किया है इतने टाइम से इंडिया को जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। इसीलिए उन्होंने उनसे एग्रीमेंट किया कि तुम हमारे इंडियन यूनियन में आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे रहने के लिए, तुम्हारे रहन सहन के लिए जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पैसे, काफ़ी बड़ी रकम जाती थी राजा महाराजाओं के खर्चे के लिए। इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म करवाया इंदिरा गांधी ने और लगातार अमेंडमेंट्स करती गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर था, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी। और जो फंडामेंटल राइट्स है उसको याद रख लेना कि उसमें आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर 35, याद नहीं है? 12 से लेकर 35 तक आते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं विद चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11। गुड बाय।